जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे रिमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, गठिया के बारे में, जिसको हिंदी में गठिया कहते हैं, गठिया वात या गठिया वाय कहते हैं। और गठिया नॉर्मल करोड़ों लोगों को, भारतीयों को ग्रसित किए हुए है। और ये क्या है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे। रिमेटॉइड अर्थराइटिस गठिया क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से जांच करेंगे डॉक्टर, किस डॉक्टर से दिखानी चाहिए, और उसका ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बात हम लोग करेंगे। ठीक है, सिम्टम भी जानेंगे, उसका डायग्नोसिस भी जानेंगे हम लोग, और उसके बारे में जानेंगे। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस गठिया के बारे में। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है उसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस ARTHRITS गठियावात या संधिवात या गठिया वाय भी कहते हैं। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब क्या हुआ? अर्थ मिस होता है ज्वाइंट, कहीं भी अर्थ, अर्थरोलॉजी, अर्थरोलॉजी में स्टडी ऑफ ज्वाइंट, अर्थ ARTHR, अर्थ मिस होता है ज्वाइंट्स, और लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, वैसे ही अर्थराइटिस ITIS लगा हुआ है, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, अर्थ मीन्स ज्वाइंट, और ITIS मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ, यानी कि अर्थ मीन्स ज्वाइंट्स, ITIS मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स इज कॉल्ड अर्थराइटिस। जोड़ों के जो इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है, लालिमा हो जाती है, लाल कलर का हो जाता है और दर्द करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थराइटिस कहते हैं। गठिया अपनी भाषा में गठिया कहते हैं। ठीक है, तो अर्थराइटिस जो होता है, अगर पेन है जोड़ में, हड्डी के जोड़ में, हाथ में, यहाँ पर कलाई में, एल्बो में, टखना में, खास करके गठिया पैर में ही ज्यादा होता है, नी में होता है। क्यों होता है नी अर्थराइटिस? क्योंकि ये पूरा ट्रंक का भार इसी पर रहता है। और कल की वीडियो जो मेरी थी उसमें आप देख लीजिएगा, साइनोवियल ज्वाइंट होता है, वो साइनोवियल ज्वाइंट धीरे धीरे वो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, और जो बीच का कार्टिलेज दो बोन के बीच में रहता है वो धीरे धीरे घिसने लगता है, डीजनरेट होने लगता है। तो पूरा शरीर का भार उसी पर है और उसी को मेंटेन करना है वही। और वहां पर आपका कार्टिलेज, साइनोवियल जो कैविटी है, उसमें फ्लूइड, जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो ग्रीस की तरह काम करता है, वो कम होने लगता है। तो जोड़ में दर्द, उठने में, बैठने में, चलने में, सुबह में, आज आगे हम बता रहे हैं सब सिम्टम के बारे में। ठीक है, तो अगर गठिया कब कहेंगे? गठिया अगर स्वेलिंग है, स्वेलिंग है, वहां पर लालिमा हो गया, लाल हो गया है, यानी स्वेलिंग कब होगा? जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा और दर्द भी है तो अर्थराइटिस कहेंगे। नहीं तो केवल अगर दर्द है, स्वेलिंग नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं अर्थलेजिया, अर्थलेजिया। अर्थ मिस होता है ज्वाइंट्स, एलेजिया मिस होता है पेन, मीन्स केवल पेन अगर रहेगा तो अर्थलेजिया, और पेन और स्वेलिंग रहेगा तो अर्थराइटिस। नॉट स्वेलिंग, यहाँ पर स्वेलिंग नहीं होगा, केवल ज्वाइंट पे पेन होगा 2-4 दिन, तो उसको हम लोग अर्थराइटिस नहीं कहेंगे। कम से कम 6 से 7 सप्ताह तक जोड़ों में दर्द होनी चाहिए। शॉर्ट बोन से ही भले शुरू हो, उंगली से हो, कलाई से हो, पैर के टखना से, उंगली से हो, टखना से शुरू हो, 6-7 सप्ताह हो जाता है, उसके बाद ही डॉक्टर साहब जो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं, आगे हम बता रहे हैं क्या होते हैं, उसके हम लोग को दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज समझ गए अर्थराइटिस। अब हम लोग बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये भी हम बताएंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया, RA शॉर्ट में इसको हम लोग कह देते हैं, R फॉर रूमेटॉइड, A फॉर अर्थराइटिस। अर्थ में से होता है ज्वाइंट, ITI इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ, इन्फ्लामेशन जो बढ़ने, रूमेट का मतलब होता है फ्लो करना, रूमेट का मतलब फ्लो, यानी कि जो जोड़ में दर्द होगा ये फैलते जाएगा, फ्लो करते जाएगा, इसीलिए इसको क्या हम लोग कहते हैं, लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं हम लोग। ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसको हम लोग शॉर्ट में कह दिए RA। RA इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए क्रोनिक सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज
मतलब कि आरए जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, गठिया जो होती है, वो क्रोनिक, क्रोनिक मीन्स, क्रोनिक का मतलब पुराना, बहुत दिन, यानी लाइफ लॉन्ग ये बीमारी रहेगी, एक दो दिन में ये ठीक नहीं होगी, उम्र तक रहती है ये बीमारी। ठीक है, तो ये क्रोनिक बीमारी है, बहुत पुराने दिन तक रहेगी। सिस्टेमिक, सिस्टेमिक का मतलब होता है हमारे बॉडी का सिस्टम, बॉडी का सिस्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसमें हार्ट आता है, लंग्स आता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जब जो जो भी सिस्टम है, जो ऑर्गन से मिलके बना है सिस्टम, उस सिस्टम को भी ये अफेक्ट करता है। गठिया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये केवल बोन ज्वाइंट को ही नहीं अफेक्ट करता है, ये हमारे सिस्टम को भी, यानी नर्वस सिस्टम को भी करता है, हार्ट के कार्डियोवैस्कुलर कार्डियक सिस्टम को भी करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, लंग्स के भी सिस्टम को भी ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस अफेक्ट करता है, क्योंकि ये फ्लो करता है, ये दर्द आगे बढ़ते जाता है अगर सही तरीके से सही समय पे इसका इलाज न किया जाए। ठीक है। एंड ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब हुआ जैसे इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी का मतलब रोग से लड़ने की क्षमता। जैसे आप लोग कोरोना में बहुत देखे होंगे, कोरोना काल में इम्यूनिटी आपकी कमजोर हो गई तो उसका कोई भी फॉरेन बॉडी बैक्टीरिया वायरल का इन्फेक्शन हो गया और वो मर गया। यानी कि इम्यूनिटी का मतलब होता है जो भी फॉरेन बॉडी, फॉरेन बॉडी का मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, पैरासाइट, परजीवी, ये सब का हमारे शरीर पे इन्फेक्शन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, इन्वायरमेंटल में वो सरवाइव कर रहा है। जब वो हमारे पर अटैक करता है तो हमारी अंदर की जो एंटीबॉडी बनाने वाली जो इम्यूनिटी होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो एंटीबॉडी बनाती है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो वो जो फॉरेन बॉडी है जो बाहर से हमारे पर अटैक करते रहता है, उससे लड़ते रहता है, नेचुरल एंटीबॉडी होता है, मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिजैविक होता है, वो जो उससे लड़ता है। ठीक है, तो फॉरेन बॉडी को के लिए बाहर से लड़ता है, लेकिन ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये इसमें क्या होता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब कि हमारे ही इम्यूनिटी वो समझता है कि कोई और फॉरेन बॉडी बाहर से आई, लेकिन फॉरेन बॉडी नहीं आई रहती है, वो खुद हमारे सोचता है कि कोई आ गया और वो क्या करना, अटैक करने लगता है अपने ही जो अच्छे टिश्यू होते हैं, जो अच्छे कोशिकाएं होती हैं, जो बोन्स की बगल अगल बगल की जो सेल्स होती हैं, उसको ही वो डैमेज करने लगता है। इसीलिए हम लोग का ऑटो, ऑटो मीन्स स्वयं, इम्यून प्रतिरक्षा, डिजीज रोग, ये स्वयं प्रतिरक्षा रोग को अगेंस्ट में काम करने लगता है, जबकि उसको करना था बाहर के बैक्टीरिया, वायरस या जो भी एंटीजन से एंटीबॉडी आ रहा है उससे अगेंस्ट में ये लड़ना था, लेकिन ये क्या कर रहा है, खुद अपने बॉडी के अगेंस्ट में लड़ने लगा। इसीलिए इसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। इन दिस डिजीज, इस डिजीज में, इस रोग में इन्फ्लामेशन विथ पेन इन मल्टीपल बोन ज्वाइंट्स, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन मीन्स हिंदी में अगर बात करें तो सूजन, इस जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सूजन बढ़ जाती है बोन ज्वाइंट्स में, मल्टीपल, बहुत सारे जगह, कम से कम 5 से 6 मल्टीपल ज्वाइंट्स में अगर दर्द हो रहा है और 6 सप्ताह 7 सप्ताह तक लगातार दर्द हो रहा है, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बराबर, तो आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, रूमेटोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए, जो कि आपका ऑटो इम्यून डिजीज का और अर्थराइटिस गठिया का स्पेशलिस्ट होता है, जिसको हम लोग रिमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, रिमेटोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट ऑफ अर्थराइटिस एंड ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज बहुत सारी, एक रोमेटॉइड अर्थराइटिस ही नहीं होता है, ल्यूपस होता है आपका, प्रोरियासिस होता है, स्टोरग्रेन सिंड्रोम, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो ऑटोइम्यून डिजीज। तो ये सब को दिखाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रोमेटोलॉजिस्ट से। जनरल आदमी कहाँ जाता है, ऑर्थोपेडिक्स के पास। ठीक है, जाइए, हड्डी के डॉक्टर हैं, लेकिन ये एक्चुअल में इसका अलग से ब्रांच है जिसको रोमेटोलॉजी या फिर इम्यूनोलॉजी कहते हैं हम लोग, रोमेटोलॉजी या क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या हो जाता है, बहुत सारे ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो लगता है और दर्द होने लगता है, तो उसको हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। हैपेंड एंड आल्सो अफेक्ट अदर बॉडी ऑर्गन्स, और भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में और भी बॉडी अंग जो हमारे शरीर के, खास करके हार्ट, लंग्स,
ये सबको भी, नर्वस सिस्टम, ये सबको भी अफेक्ट करता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अगर टाइम से समय रहते हुए उसको न ट्रीटमेंट किया जाए रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हार्ट अटैक करा सकता है, ये ब्रेन स्ट्रोक करा सकता है, ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो हम लोग रूमेटॉइड अब ये थोड़ा सा चीज है, इसको समझ लेते हैं। रूमेटोलॉजी या क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी अभी बता, इम्यून सिस्टम, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। क्लिनिकल मीन्स उपचारीय। रूमेटोलॉजी आप समझिए गए, इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज कॉल्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम। मतलब इसमें हम लोग रोगों का, ऐसे रोगों का अध्ययन करते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा की होती है, न कि किसी और बाहर कारक से होता है। बाहर भी कारक होता है, लेकिन जो रूमेटोलॉजी ऑटो इम्यूनोलॉजी है, उसमें हमारे ही इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाती है खान पान की वजह से। बहुत सारे इसका क्लियर कोई स्पेसिफिक कॉजेज रीजन अभी तक नहीं पता चला है, पता चल गया हो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमारी आवर इम्यून सिस्टम लीडिंग टू डैमेज टू मेनी बॉडी ऑर्गन्स। ये बोन को तो डैमेज करता ही, बहुत सारे और भी ऑर्गन को, हार्ट को, आपके नर्वस सिस्टम को, लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाएगा, आपको ब्रीदिंग करने में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हार्ट में आपका जो आर्टरीज होती है वो हार्डन हो जाता है, उसमें ब्लॉकेज होने लगता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा होने, एब्जॉर्ब ज्यादा करता है ये अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाए तो उस समय प्लेक्स बनने लगते हैं नली में। आगे हम बताएंगे क्या क्या होता है। तो इस सब में हम लोग को आवर इम्यून सिस्टम माने ऑटो इम्यून डिजीज का हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं। रोमेटोलॉजिस्ट वही एक्सपर्ट ऑफ अर्थराइटिस एंड ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, व्हेन इम्यून सिस्टम डैमेज आवर ओन बॉडी। जब हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज करने लगे हमारी खुद के शरीर को, हमारे टिश्यू को, अच्छे टिश्यू को डैमेज करने लगे, उसको हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और ये सब उस बीमारी का नाम है, ये सब चीजें हैं। अब हम लोग बात करते हैं अर्थराइटिस कितने प्रकार की होती है। अब हम लोग बात करते हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस तो ऐसे बहुत प्रकार की होती है, बहुत ज्यादा प्रकार की होती है, और बहुत सारी बीमारियों के कारण अर्थराइटिस होती है। अर्थराइटिस होने का कोई मेन कारण अभी तक क्लियर नहीं है, बहुत सारा कारण है उसका। अर्थराइटिस अगर हम लोग बात करें, एक ग्रुप में बांट दें तो चार मेनली ग्रुप में बांटते हैं, ऐसे बहुत सारा होता है अर्थराइटिस। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन से अगर हो, बाय इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के द्वारा जो अर्थराइटिस होती है उसको ऑटो इम्यून डिजीज होती है। जैसे आरए, अभी हम बात किए आरए रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो इन्फ्लामेशन से अर्थराइटिस होती हो उसको हम लोग कहते हैं आरए। उसके बाद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के जो द्वारा जो अर्थराइटिस घटिया होती है, वो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से, वो इन्फेक्शन वायरस से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद डीजेनरेशन, जब ओल्ड एज में खास करके फीमेल में और मेल में, फीमेल में 2 से 3 गुना ज्यादा अर्थराइटिस होने का चांस रहता है मेल के तुलना में। और क्योंकि उसमें जो सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन्स होते हैं वो कम होते हैं, मेनोपॉज हो जाता है जब एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने लगता है और उसके वजह से फैट डिपोजिशन होने लगता है ज्वाइंट्स में। तो फीमेल में जो डीजनरेशन का अर्थराइटिस होने का चांस ज्यादा रहता है। डीजनरेट भी होता है क्योंकि विटामिन डी उन लोगों में कम होती है, हीमोग्लोबिन भी कम होता है। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगा। ऑस्टियोपोरोसिस का, ऑस्टियो मीन्स बोन, पोरोसिस मीन्स भंगुर होना, पोर होना, छोटे छोटे छिद्र होने लगे और वो क्रैक होने लगे, फ्रैक्चर होने, यानी कि वीकनेस ऑफ बोन। सिंपल भाषा में हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, डीजनरेट होने लगती हैं। मतलब जनरेशन मिस बन रहा है, डीजनरेशन मिस खत्म होना, टूटने लगना। किसकी वजह से? लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम होता है, या फिर कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक हो, कोई एक्सीडेंट हो, चोट लग गई हो नी में कहीं पर, और ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा मीन्स एक्सीडेंटल हो गया हो, कोई घटना घट गया हो, पोस्ट मीन्स बाद में, ट्रॉमा होने के बाद में भी डीजनरेशन होने लगता है, वहां पर गठिया होने का चांस ज्यादा होता है, वो डीजनरेशन वाली गठिया होगी। और ये इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया और वायरस, हम बताएंगे आगे कि कौन से बैक्टीरिया कौन से वायरस से होता है। और इन्फ्लामेशन से जो ऑटो इम्यून डिजीज से अपने आप प्रतिरक्षा तंत्र से जो होने लगे
उसको हम लोग रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। और जो क्रिस्टल से, क्रिस्टल्स का मतलब जो पानी में जल्दी घुलता नहीं है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जैसे होता है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड हमारे लिए टॉक्सिक होता है, यूरिन के द्वारा बाहर निकलते रहता है। अगर वही हमारे शरीर में डिपोजिशन, बोन ज्वाइंट में डिपोजिट होने लगे, जमने लगे, तो क्या होगा, हमारे साइनोवियल जो कैविटी आगे हम बता रहे हैं, यहाँ पर साइनोवियल ये कैविटी होती है, ये बोन है दो, वहां पर जमने लगेगा। तो खास करके हाथ के अंगूठा में, पैर के अंगूठा में ये यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है और दर्द करता है। ऐसे कहीं भी क्रिस्टल ये जमा डिपोजिट होने लगते, उससे भी जो होता है उसको हम लोग गॉट, GOUT, गॉट अर्थराइटिस होता है। गॉट, हाथ ऐसे होने लगेगा, पूरा गॉट हो जाएगा और जकड़न होने लगेगी, यूरिक एसिड डिपोजिशन होने लगेगा, वो पानी में घुलता नहीं है, क्रिस्टल है वो, ठीक है। तो ये सब था अर्थराइटिस, मेनली ये 4 प्रकार के होते हैं। डैमेज, हाउ टू डैमेज ऑफ ज्वाइंट्स बाय रिमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर किसी को गठिया हो गया हो तो बोन को कैसे डैमेज करता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बोन के चारों तरफ एक कैविटी नुमा संरचना है, एक गुहा नुमा खाली संरचना है, और ये मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन में झिल्ली होती है, महीन झिल्ली, जिससे आर पार फ्लूइड हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, तो वो मेम्ब्रेन से, इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन से सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, सिराव होता है साइनोवियल फ्लूइड का। साइनोवियल एक तरल पदार्थ का यहाँ पर इसी से सिराव होता है, और इसको ये ग्रीस की तरह चिकनापन, क्योंकि ये दोनों ठोस है, आपस में घर्षण न करे, चिकनापन रहे, ग्रीस की तरह, लुब्रिकेंट्स की तरह काम करते हैं, एक्ट एज लुब्रिकेंट्स की तरह। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से निकलने वाले साइनोवियल फ्लूइड, तरल पदार्थ, और इसी में अगर ऑटो इम्यून डिजीज, रिमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज, ये अपने ही सेल को या टिश्यू, बहुत सारा सेल्स मिलकर बना है, उसी को डैमेज करने लगेगा। तो उसको अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज पहले शुरू करता है शुरू में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस का मतलब साइनो मीन्स साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ITIS मीन्स हुआ इन्फ्लामेशन ऑफ, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइनोवाइटिस, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन पहले डैमेज होगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन जैसे डैमेज होगा तो दोनों बोन के बीच में पैड नुमा संरचना होती है, जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, गद्दा की तरह, पैड की तरह काम करता है। जैसे वर्टिब्रल डिस्क में दो वर्टिब्रा के बीच में जर्किंग को रोकता है पैड, उसी तरह ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो बोन के बीच में पैड की तरह, डिस्क की तरह काम करता है, वो डैमेज होगा। तो पहले साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, खत्म होने लगा, उसके बाद कार्टिलेजेस खत्म होने लगेगा। कार्टिलेजेस जब खत्म होने लगता है तो क्या होगा, दोनों बोन आपस में क्या हो जाएगी। अब ये इसका अगर डैमेज होने वाला फिगर हम बना रहे हैं, इसका फिगर स्पेस नहीं है इसलिए इसी में बना दे रहे हैं, तो ये क्या होने लगेगा, अब आपस में बोन ऊपर में और ये नीचे में आकर के चिपकेगा ये बोन, तो क्या होने लगेगा, कार्टिलेज डैमेज हो गया। कार्टिलेज डैमेज हो गया तो इसका स्ट्रक्चर ये आपस में फ्यूज होने लगेगा, धीरे धीरे जनरेट होके आपस में ये क्या होगा, बोन फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, बोन फ्यूज हो जाएगा। तो साइनोवास्टिस होगा, पहले साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज होगा, उसके बाद कार्टिलेज डैमेज होगा, कार्टिलेज डैमेज होगा, उसके बाद जब दोनों बोन आपस में घिसने लगेंगे, क्योंकि गद्दा इसमें का खत्म हो गया, कार्टिलेज खत्म हो गया, जब घिसने लगेंगे तो क्या होगा, बोन डिजेनरेशन होगा। बोन, कार्टिलेज डैमेज होने के बाद बोन डिजेनरेट होगा, यानी कि खत्म होने लगेगा, और खत्म होने लगेगा तो आपको बैठने में, उठने में, सीढ़ी चढ़ने में, गाड़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, तो ये डैमेज कर देता है। उसी तरह हाथ का भी होगा, अगर हाथ की हम लोग बात करें, ये मेटाकार्पल्स है और ये उंगली है, फ्लैंजेजेज है, और इसके बीच में कार्टिलेजेस की कमी होने लगे तो क्या हो जाएगा, ये अभी था ऐसे, अभी गैपिंग था, यहाँ कार्टिलेजेस था, अभी क्या होगा, ये आपस में फ्यूज हो जाएगा, ये फिगर बन जाएगा ऐसे, ये आपस में फ्यूज हो गया, तो ये जो बोन फ्यूज हुआ तो आप ऐसे कर पाइएगा क्या, नहीं, ये जकड़ जाएगा, अकड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एकदम कड़ा हो जाएगा, स्टेफनेस हो जाएगा, जकड़न हो जाएगा। तो ये ऐसे ही डैमेज होता है RF रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, धीरे धीरे। तो पहले साइनोवियल मेम्ब्रेन, कार्टिलेज, तब धीरे धीरे बोन डैमेज होता है। अब हम लोग बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की सिम्टम के बारे में, तो उसका सिम्टम क्या होता है, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं सिम्टम ऑफ आरए फैक्टर की, आरए अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। तो जो सिम्टम होता है इसको अगर हम लोग अर्ली, कोई भी चीज को लक्षण होता है शुरुआती लक्षण, और जब ज्यादा दिन क्रोनिक वाला हो जाए तो उसका एक अलग लक्षण होता है। तो क्रोनिक वाला का तो भयंकर लक्षण होता है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमको गठिया हो रहा है? तो उसको हम लोग कहते हैं अर्ली सिम्टम। पहले तुरंत अभी शुरू हो रहा है, यानी कि 6 सप्ताह तक, 6 से 7 सप्ताह तक बोन में, ज्वाइंट बोन में दर्द रहे और लालिमा सूजन होने लगे, टखना में, हाथ में, मॉर्निंग में जब हम उठे तो स्टेफनेस हो रहे, जकड़न रहे, ये सब अर्ली है। हाथ में जलन होना, ठीक है, हाथ को स्टेफनेस, मॉर्निंग में स्टेफनेस रहना, जब हम लोग जगे सुबह में तो स्टेफनेस रहना, ये सब चढ़ने में उतरने में हम लोग को दर्द शुरू महसूस होने लगे तो, और 30 मिनट तक जकड़न रहे, लगभग लगभग जगे हम लोग, या रात में बहुत ज्यादा अगर बीच में भी दर्द से नींद टूट जाए तो समझिए कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। बहुत सारे इसके पॉजिटिव एजेंट है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो सिम्टम ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस कैन अफेक्ट मोर देन 5 या मोर मल्टीपल ज्वाइंट्स, मतलब 4-5 ज्वाइंट्स को ये अफेक्ट करता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एक ही को नहीं, 4-5 ज्वाइंट्स को कर सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। अर्ली सिम्टम, हाल का भी, फिलहाल का जो शुरू हो रहा है रोग, उसका लक्षण क्या होना चाहिए? मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस का मतलब है सुबह का जकड़न, 30 मिनट से ज्यादा अगर रहता है, सुबह में जकड़ा रहता है उंगली, हाथ, और बहुत दर्द पैर में, एंकल में, हाथ में, नकल्स जो होती है उंगली, उसमें अगर जकड़न रहता है तो आपको हो सकता है कि आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस के स्टेज में जा रहे हैं, हो रहा है आपको। रेडनेस एंड वार्मथ इन पाम, हाथ के ऊपर में, हाथ के हथेली नहीं, यहाँ पर जलन टाइप के, यहाँ भी जलन हो सकता है, और यहाँ पर लालिमा, हल्का हल्का लाल दिखे, सूजन टाइप का महसूस हो तो, या फिंगर में लालिमा यहाँ पर दिखे इस ज्वाइंट पे, या लाल गरम, हमको वार्म, गरम, हल्का गरम महसूस हो, तो उस समय भी ये अर्ली स्टेज हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। स्वेलिंग इन ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स में बहुत सारे जगह, पैर में, एल्बो में, यहाँ पर स्वेलिंग होने लगे तो ये उसके लक्षण हो सकते हैं। स्वेलिंग जो हो वो लगभग लगभग, या पेन जो है वो 6 वीक से ज्यादा होना चाहिए और दर्द होना चाहिए, तब में भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। प्रॉब्लम इन डेली वर्क, डेली वर्क का मतलब वॉकिंग में, कोई चीज को पकड़ने में, हाथ को घुमाने में, नहाने में, सीढ़ी चढ़ने में, गाड़ी पे चढ़ने में, गाड़ी से उतरने पे, बैठने में, उठने में, इस समय जब बैठ करके हम उठेंगे तो बहुत दर्द करेगा टखना में, तो ये सब हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण। माइल्ड फीवर, ये सब अर्ली स्टेज था, अब माइल्ड फीवर होगा, ये अर्ली स्टेज का ये सब था। अब दूसरा लक्षण होगा माइल्ड फीवर, आपको हमेशा फीवर रहेगा, हल्का हल्का बुखार रहेगा, आप थर्मामीटर से जब नापिएगा तो उसमें टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपको महसूस होगा कि हमको अंदर से गर्माहट है, अंदर से गर्म जैसा लग रहा है, फीवर जैसा लग रहा है, तो उस समय आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है ज्वाइंट पेन के साथ फीवर अगर रहे तो। ड्राई आईज एंड माउथ, ड्राई आईज, सूखा आंख रहे और मुंह भी सूखने लगे और जोड़ों में दर्द हो तो हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो। फैटिगे और टायर्डनेस, आप बहुत जल्दी थक जाए, टायर्ड हो जाए, बहुत जल्दी थक जाए, कहीं सीढ़ी पर चढ़े दम फूलने लगे, या बहुत कोई काम करे और तुरंत थक जाते तो हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाए। पुअर एपेटाइट, पुअर मीन्स कम, एपेटाइट मीन्स भूख लगना, आपको भूख बहुत कम लगेगा तो हो सकता है ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण। स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव, जब आप उठ नहीं पाइएगा, बैठ नहीं पाइएगा, बहुत सारे आपके शरीर में कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है, आप स्ट्रेस में चल जाइएगा, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं उस समय रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। वेट लॉस भी होने लगता है जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, तो क्रोनिक जब होता है तब की बात होती है, वेट लॉस भी होने लगता है, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेशन सिम्टम होते हैं रूमेटॉइटिस, मतलब खतरनाक रिस्क फैक्टर, रिस्क सिम्टम होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस गठिया के। कौन कौन से होते हैं? तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस अफेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, रूमेटॉइड अर्थराइटिस
आंतरिक अंगों को भी ये अफेक्ट प्रभावित करता है। लाइक ये नहीं, ये दूसरा चीज है लाइक, और ये यहाँ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जैसे ये ब्लड बह रहा है और नॉर्मल है, स्मूथ होता है, खोखली जगह होती है, आराम से इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ये लचीला होता है, ये क्या हो जाएगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ये हार्ड हो जाएगा। जब हार्ड होने लगेगा ब्लड वेसल्स आर्टरी, जब हार्ड होने लगे तो कड़ा होने लगे, ये सिकुड़ेगा। ठीक है, जब सिकुड़ेगा या फिर इसमें जो हम लोग ऑयल सामान जैसे कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, ये क्या होने लगेगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, इसमें डिपोजिट होने लगेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा आर्टरी। जब ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो ये प्लेक बनने लगेगा, प्लक बनने लगेगा, प्लक बनने का बनते बनते एक सिक्का रखिए, दो सिक्का रखिए, ये जाम हो जाएगा यानी ब्लॉकेज हो जाएगा। और जब आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाएगा तो हार्ट से ब्लड ऊपर पंप नहीं करेगा और खुद कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज हो जाएगी, तो उस समय क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हार्ट अटैक भी बहुत बड़ा लक्षण आता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस से भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स अफेक्ट हो जाता है, आर्टरीज मोर हार्डन, आर्टरीज जो होती हैं जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो बहुत ज्यादा हार्ड कड़ा हो जाती है, टाइट हो जाती है, एंड एब्जॉर्ब मोर, और अवशोषित करती है, मोर मीन्स ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो फैट होता है, लिपिड होता है, चर्बी होता है, वसा होता है, जो वनस्पतियों में पाया जाता है, उसमें उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगती है और क्या बनाने लगती है, फॉर्म मीन्स बनाना, प्लक बनाने लगती है, और क्या हो जाता है, कॉज हार्ट अटैक, और उससे हार्ट अटैक, हार्ट के पास ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंचेगा और हार्ट अटैक हो जाएगा, आदमी डी कर जाएगा, मर जाएगा। दूसरा लक्षण लंग्स कॉन्ट्रैक्शन, लंग्स जो होता है, लंग्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, लंग्स जो होता है वो सिकुड़ने लगेगा। ट्रैकिया है और ये लंग्स है, ये लंग्स है, दोनों लंग्स, ये क्या होगा, अभी नॉर्मल वैल्यू 450 लगभग ml है, अब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों होगा, इसमें छोटे छोटे गांठ होने लगेंगे, इसको हम लोग फाइब्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, लंग्स फाइब्रोसिस कहेंगे। फाइब्रोसिस, फाइबर क्या होगा, गांठ नुमा संरचना, और ये कॉन्टेक्ट, इसकी साइज छोटी होने लगेगी, तो उस समय भी ब्रीदिंग, जब सांस हम लोग लेंगे तो छोटा छोटा सांस लेने में प्रॉब्लम, शॉर्ट ब्रीदिंग होगा, उस समय भी प्रॉब्लम हो जाएगा लंग्स फाइब्रोसिस की वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। स्किन भी इफेक्ट करता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ए क्रोनिक, पुरानी, ऑटो सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीज। तो देखिए सब सिस्टम को डैमेज कर रहा है ना, ब्लड वेसल्स एक सिस्टम है, लंग्स एक सिस्टम है, स्किन एक सिस्टम है। स्किन में क्या होने लगता है, लंप या नोडल्स, गांठ, गांठ, इसीलिए इसको गठिया कहा गया। जहां जहां ज्वाइंट्स होंगे, लगभग लगभग ज्वाइंट्स, स्किन के नीचे छोटे छोटे नोडल्स, गांठ नुमा संरचना बनने लगेगी, ये आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो ये उसके लक्षण थे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन और भी होगा, और भी बता देते हैं। नर्वस सिस्टम को भी ये अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो क्या होगा, कार्पल, कार्पल का मतलब होता है रिस्ट, रिस्ट कलाई की हड्डी, और टार्सल, टार्सल मतलब एंकल बोन, एड़ी की हड्डी, ये टनल सिंड्रोम, ये कार्पल टार्सल टनल सिंड्रोम, मुड़ जाएंगी ऐसे, कार्पल ऐसे मुड़ जाएंगी, एकदम जकड़ जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, और एड़ी भी जकड़ जाए, कुछ चलने में भी, कोई चीज को पकड़ने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। कैसे होगा, इसमें जो झंझनाहट और नमनेस, झिनझिनी टाइप का और सुनपन टाइप का हो जाएगा आपका, ये कार्पल और टनल्स, एड़ी। तो उस समय नर्वस सिस्टम, जो नर्व वहाँ की होगी वो डैमेज होने लगती है, और जब नर्व डैमेज होगी, क्योंकि वही सेंसरी सेंसेशन को ले जाती है और ले आती है, मोटर को मतलब अनुभव कराती है, दुख का, दर्द सब चीज का, तो वही नर्व से सब अनुभव होता है, और उसी में प्रॉब्लम होने लगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से। तो खास करके ये उंगलियों में, खास करके कलाई और एड़ी में ये इफेक्ट करता है, जो उसमें झुनझुनी टाइप का होने लगेगा और सुनपन हो जाएगा, नमनेस हो जाएगा, ये भी एक इफेक्ट होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। ओस्टियोपोरोसिस बताए थे हम, ओस्टियो मिस होता है बोन, पोरोसिस मिस होता है छोटे भंगुर होना, अस्थि भंगुर होना,
तो ये एक तरह से विटामिन डी के भी कमी से होता है और भी कारण है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस भी करा सकता है। मीन्स ये ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स बोन कमजोर होने लगता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र पोर होने लगते हैं और उस समय क्रैक फ्रैक्चर होने का ज्यादा चांस होता है बोन का। ठीक है, जब आर ए फैक्टर ज्यादा आर ए रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज्यादा क्रोनिक हो जाए तब। अब हम लोग बात करते हैं कॉजेस्टिव एजेंट के बारे में। कॉजेस्टिव एजेंट क्या है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के करने वाले कारक। फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ आर ए रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, तो पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये मे भी सब में नहीं होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब हुआ आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग लगभग 20 से 25% आदमी में, मनुष्य में होता है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स को है तो हो सकता है उसके बच्चों को भी, उसके जो चाइल्ड हो उसको भी हो सकता है। 20 से 25%, सबको जरूरी नहीं है जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा कारण है एज। एज बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, और सेक्स एज नॉर्मल, अगर एज की बात करें, हम लोग नॉर्मल एज की बात करें, एक एवरेज की बात करते हैं, तो 40 से 50 साल के या 30, इसको कर लीजिए, 30 से 50 वर्ष की उम्र के मनुष्यों में, खास करके महिलाओं में ज्यादातर रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। ठीक है, अगर फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ज्यादा होता है मेल की तुलना में, 2 गुना, लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। क्योंकि बताए थे कि इसमें आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है फैट डिपोजिशन में मदद करता है। वही एस्ट्रोजन हार्मोन जब मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज फीमेल में जब हो जाता है, यानी कि 45 वर्ष के बाद एमसी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो रुक जाती है, तो क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी खत्म होने लगता है, उसी की वजह से रुकती है। तो उसमें डिपोजिट होने लगता है फैट, और जब फैट डिपोजिट होगा तो फीमेल में ज्यादा होगा और रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज्यादा हो जाता है फीमेल से। बच्चों में भी होता है, ऐसा नहीं कि बच्चों में नहीं, किसी भी उम्र में हो सकता है। अगर बच्चों में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस। ठीक है, JIA होता है जुवेनाइल। ये लगभग 16 वर्ष के बच्चों में, 15 साल 16 साल के बच्चों में, उसको हम जुवेनाइल कहते हैं, जुवेनाइल आइडियोपैथिक अर्थराइटिस। बच्चों में भी अर्थराइटिस गठिया हो सकता है। उसके बाद और कारण क्या है, एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा एज हो गया। तीसरा कारण क्या होगा, तीसरा कारण आपको हम बता देते हैं, आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब हुआ पॉल्यूशन, प्रदूषण। जिस क्षेत्र में ज्यादा रहता है या पोल्यूटेड एरिया में आप ज्यादा रहते हैं, खास करके उस एरिया में धुआं, जिसे बहुत सारे धुआं जो स्मोक निकलते हैं, उसमें उस वाले में, या पेस्टिसाइड का ज्यादा जहां पर यूज होता है, वहां पर भी आपका ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का चांस रहता है। उसके बाद बहुत सारा इन्फेक्शन होता है, बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं, बैक्टीरिया के कारण भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। वायरस के कारण भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। जैसे एक बार इलिप्स देख लेते हैं, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी देख लेते हैं। इप्स्टिन इप्स्टिन बार नाम का वायरस से भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। तो ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है। उसके बाद गठिया आपको आपके लाइफ स्टाइल से भी हो सकता है। लाइफ स्टाइल का मतलब हुआ खान पान, आप अनहेल्दी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली सामान खाते हैं, जंक फूड, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, उसके वजह से भी। स्मोकिंग, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हो, सिगरेट पीता हो, उसमें
रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का चांस होता है। एल्कोहलिक जो होते हैं, जो शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, उसमें भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का चांस होता है। और दवा भी काम नहीं करता अगर एल्कोहल वाले पेशेंट में ये लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, मिनरल्स की कमी से, मिनरल्स मतलब कैल्शियम हो गया, तो विटामिन डी की, जिसको कैल्सीफिरॉल भी कहते हैं, विटामिन की कमी से भी, हार्मोन्स की कमी से भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। आपके मोटापा भी बहुत कारण है। अगर बात करें 8वें नंबर की, ओबेसिटी, ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है। मोटापा, फैट का जमना हमारे शरीर में, उसमें भी आपका हार्मोन्स भी है, ये सब पॉजिटिव एजेंट है आर ए फैक्टर, आर ए को। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये हो गया उसका ये करने वाले कारक, कौन से फैक्टर ऐसे किस कारण से रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा इसका डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस, सॉरी, डायग्नोसिस, परीक्षण क्या है, निदान कैसे हम लोग करें, कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले आपको कंसल्ट करना है, किससे कंसल्ट करना है, रूमेटोलॉजिस्ट से, रूमेटोलॉजिस्ट से करना है। जो ऑर्थोपेडिक से नहीं, रूमेटोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना है। उसके बाद रूमेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर साहब है, वो आपका फिजिकल एग्जामिन करेंगे। फिजिकल एग्जामिन के बारे में मतलब बाहर से देखेंगे। उसके बाद आपका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपके पहले किसको था, आपकी माता को था, पिता को था, दादी को था, क्या खाते हैं, किस एरिया में रहते हैं, कितना दिन से है, कहाँ कहाँ दर्द है आपको, बोन में लाल है कि नहीं है, स्वेलिंग है कि नहीं है, कितना दिन से है स्वेलिंग, कभी चोट तो नहीं रही, सब पूछेंगे, एग्जामिन करेंगे। उसके बाद आपका टेस्ट करेंगे। टेस्ट में आपको इमेजिंग करेंगे। इमेज मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। रेडियोग्राफी करेंगे। रेडियोग्राफी का मतलब हुआ आपका एक्सरे, एक्सरे कर सकते हैं उस बोन ज्वाइंट का, सबसे आसान और सस्ता। उसके बाद अगर इससे नहीं पता चलता है तो आपको कंप्यूटेड कंप्यूटेड टोमोग्राफी कराएंगे। इसका मतलब होता है टोमोग्राफी, स्कैन, इसका मतलब अगर कहें तो सीटी स्कैन कराएंगे। ठीक है, उसके बाद वो नहीं हुआ तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक रिजोनेंस रिजोनेंस इमेजिंग कराएंगे। ये सब इमेजिंग है, इमेजिंग कराएंगे, मतलब एमआरआई। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। और कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन, सी फॉर कंप्यूटेड, टी फॉर टीमोग्राफी। ये अगर एक्सरे से नहीं पता चलता है तो हम लोग को सीटी स्कैन और एमआरआई करके देखना पड़ता है। उसके बाद अगर ये तो हो गया रेडियोग्राफी, और भी कौन सा टेस्ट कराएंगे, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस हो गया, रिजोन RESONANCE, इमेजिंग IMAGING, एक्सरे कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये हो गया। टेस्ट में आपका रेडियो एक्सरे करा लिए, सीटी स्कैन, एमआरआई करा लिए। उसके बाद अगर ब्लड टेस्ट से बात करते हैं, ब्लड टेस्ट कौन सा लिख सकते हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत ही सुंदर RA फैक्टर लिख देता है, डॉक्टर लोग लिख देते हैं, सॉरी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर। ये पॉजिटिव या निगेटिव आता है, ये कोई 100% नहीं है कि अगर ये पॉजिटिव आ गया तो आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाए। स्पेसिफिक एक और जांच करा लीजिए, इसका नाम है NTCCP। NTCCP होता है, ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी का जांच होता है। ये अगर आप करा लेते हैं और ये पॉजिटिव आता है तो हो सकता है 80 to 90% आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है। ठीक है, यूरिक एसिड का जांच करा लीजिए। यूरिक एसिड अगर गॉट वाले अर्थराइटिस में, गॉट वाले जिसमें उंगली एकदम जकड़ जाएगा, यूरिक एसिड का जांच करा लीजिए। जो KFT में, किडनी फंक्शन टेस्ट में भी इसका जांच होता है, ये भी आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद आप विटामिन डी का लेवल देख सकते हैं, कैल्शियम, सीरम कैल्शियम करा सकते हैं आप। विटामिन डी महंगा जांच है। विटामिन B1, B12, ये सब का जांच करा सकते हैं। कैल्शियम का आप जांच करा सकते हैं कि इसकी कमी तो नहीं हो गई है। तो ये सब आप डायग्नोसिस में कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं
और भी बात कर लेते हैं, और ईएसआर भी करा सकते हैं। ईएसआर इरिथ्रोसाइट सेडिमिनेशन रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमिनेशन रेट, और सीआरपी, सीआरपी का फुल फॉर्म सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी आप जांच करा सकते हैं। इरिथ्रोसाइट इसका भी लिख देते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमिनेशन रेट, ये सार, ये दूसरे एक दूसरे के, अगर ये सार बढ़ेगा तो सीआरपी भी बढ़ के आता है। तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये जरूरी नहीं है कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कोई भी इन्फेक्शन होगा उसमें सीआरपी और ये सार बढ़ जाएगा, चाहे वो आपका मलेरिया हो, टाइफाइड हो, या जो भी हो, कोई भी होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक जांच करने की बात करते हैं तो एंटी सीसीपी आरए फैक्टर भी स्पेसिफिक नहीं है, ये है स्पेसिफिक एंटी सीसीपी और आपका एमआरआई और सीटी स्कैन, ये सब। अब हम लोग बात कर लेते हैं, डायग्नोसिस की बात हो गई, जांच की बात हो गई, अब हम लोग परीक्षण की बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं, ऐसे तो हमारा ये काम नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, और ये हम ये नहीं दावा करते हैं कि आप यही दवा खाइए, ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ट्रीटमेंट ये रूमेटोलॉजिस्ट ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बता देते हैं। ट्रीटमेंट से बेटर वर्ड होता है मैनेजमेंट, कैसे इसको मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। मैनेजमेंट इसका क्या है, तो मैनेजमेंट इसका पहला है कि हम लोग अगर टेम्पोरी अगर हम लोग कुछ दिन के लिए बात करते हैं तो टेम्पोरी हम लोग NSAIDs देते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडियल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये क्या होता है, ये पेन किलर होता है, ये क्या होता है, दर्द निवारक दवा होता है। जैसे एस्प्रिन है आपका, बहुत सारे ऐसे पेन किलर होते हैं जो कि दिया जाता है। उसके बाद दूसरा टेम्प्रोरी दिए, कुछ स्टेरॉइड्स दे दीजिए कोई, जिससे आपको इन्फ्लामेशन, ये क्या होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, ये भी होता है। और ये इन्फ्लामेशन को क्या करता है, ये सूजन को, जहां दर्द है वहां पर सूजन को ये क्या करता है, कम करता है। तो स्टेरॉइड्स भी दे दीजिए। उसके बाद इसमें मेन जो दवा चलती है वो है डिमार्ट्स। डिमार्ट्स, डिमार्ट्स का फुल फॉर्म होता है डिमार्ट्स का फुल फॉर्म होता है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। डिमार्ट्स, ये डिमार्ट्स जो होते हैं ये यही मेन दवा रूमेटॉइड अर्थराइटिस में चलता है, और ये कारगर भी होते हैं। कुछ कुछ बहुत मेन मेडिसिन है ये डिमार्ट्स जो होती है, ये आरए आरए का रूमेटॉइड अर्थराइटिस गठिया का मेन दवा होता है। और बहुत सारा ऐसे हैं, और कुछ कुछ, अब इसके नाम तो बहुत सारे आप लिख भी सकते हैं। मेथोट्रेक्सेट, ये बहुत कॉमन दवा होती है जो हर जगह मिल जाती है, मेथोट्रेक्सेट होता है। हाइड्रोक्लोरोक्विनोन होता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन होता है, इन होता है। ये बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ 30 प्रकार के डिमार्ट्स होती हैं जो कि आरए को खत्म कर सकती हैं। और बायोलॉजिक इंजेक्शन भी किया जाता है, बहुत सारा बायोलॉजिक इंजेक्शन भी दिया जाता है ये, लेकिन हाँ डॉक्टर की देख रेख में दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिस्क भी होता है। इंजेक्शन सुई डायरेक्ट आप सुने होंगे, नस ज्वाइंट में सुई दिया है, तो बहुत महंगा ही आता है, ठीक है। और भी ये तो आपका मेडिकेशन से हम लोग ये किए कि हम लोग ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो वो मेडिकेशन बाई मेडिकेशन मेडिकेशन दवा से हम लोग ठीक कर रहे हैं। और क्या है, और किससे हम लोग ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं, बहुत सारा चीज है। दवा तो हम लोग NSAID, स्टेरॉइड्स और डिमार्ट्स से किए। उसके बाद अगर हम लोग मेडिकेशन के अलावा, आपको पता है योगा से, बाय योगा, जैसे
आपको सूक्ष्म योगा एक आता है, योगा योगा में सूक्ष्म सूक्ष्म योगा। उसके बाद प्राणायाम करिए, आप प्राणायाम प्राणायाम योगा करिए, बाबा रामदेव का देख लीजिएगा। ये सब है, लाइफ स्टाइल का चेंज कर दीजिए, दारू शराब गुटखा ये सब छोड़ दीजिए, एकदम आप फिट हो जाइएगा। उसके बाद ऑक्यूपेशनल से कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराते हैं, ऑक्यूपेशनल या फिजियोथेरेपी से आप मिलिए, जा करके कंसल्ट फिजियोथेरेपिस्ट से, वहाँ पर एक्सरसाइज करा करके आपके पॉइंट को, हाथ के पॉइंट को, पैर के पॉइंट को, आपके नर्व के पॉइंट को दबा दबा करके, और उसमें आप रोमेटॉइड अर्थराइटिस से राहत पा सकते हैं। उसके बाद आइस का, ठंडा का या हॉट बैलून आता है, प्लास्टिक का बहुत मोटा होता है, और उससे भी आप सेक सकते हैं अपने ज्वाइंट्स को, तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अपने डाइट के लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, डाइट को, खट्टा चीज इसमें मना किया जाता है, दही ये सब बहुत सारी में जो क्रोनिक हो जाए तो उसमें दाल भी मना किया जाता है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।